And news just coming in, US President Donald Trump has launched a fresh outburst targeting India's trade ties with Russia. The latest post says he does not care what India does with Russia and accused both nations of having dead economies. Now, Trump in a post on Truth Social said, "I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together for all I care." They don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. India has bought US weapons worth $20 billion since 2008. Recent deals include jet engines and killer drones. A third concession is on energy. Trump wants India to buy more American gas. Again, India has obliged. The plan is to import 10% of our cooking gas from the United States. Overall, India's energy imports from the US will rise by $10 billion. 25% tariff Trump ने लगा दिया है. Economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ये डील होगी. ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा. दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन चीजों को खरीदेंगे इसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं कई दिनों से आई फेल्ट वेरी सफोकेटेड. पिछले 3 डेज से, हालांकि मैं न्यूज़पेपर का तो रेगुलर फैन रहा हूं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा ज़्यादा ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता रहा, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड में टैरिफ वॉर है वो चिंता का कारण है और सबसे अपसेट कर देने वाली है यूएसए का बिहेवियर और इंडिया के साथ उसका स्पेशल डीलिंग. मैं अपनी मेमोरी में आज तक कोल्ड वॉर एरा की भी मेरी मेमोरी में है, कम से कम लास्ट फेज तो देखा ही हूँ और 1970s से मेरी मेमोरी में ये चीजें रही है, लेकिन आज तक किसी कंट्री को मैं इतना एरोगेंट बिहेवियर नहीं देखा जिस तरह अभी यूएसए का दिख रहा है. तो अमेरिका की आर्थिक दादागिरी शब्द बिल्कुल रेलिवेंट है आज की तारीख. तो मैंने इसका टाइटल चुना है अमेरिका की आर्थिक दादागिरी और भारत का विकल्प, अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड द ऑल्टरनेटिव्स फॉर इंडिया. क्योंकि यूएसए ने दुनिया के 70 कंट्रीज के सामने कंडीशन रखा. मतलब इसने यह दिखा दिया कि वर्ल्ड इज स्टिल यूनिपोलर और यूएसए का प्रेसिडेंट दुनिया का वास्तव में शहंशाह है. इस तरह के उसके बिहेवियर में एरोगेंस झलकते हैं. इंडियन गवर्नमेंट कई विकल्पों पर यूएसए से ट्रेड वार्ता कर रही थी, उसे एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए संकल्पित थी. एक बार जब अप्रैल में ट्रंप महोदय ने घोषणा की टैरिफ लगाने की, 26% अनाउंसमेंट किया था इंडिया पर टैरिफ लगाने की, लेकिन तब उन्होंने 3 मंथ्स का रेस्पाइट पूरे वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को भी दिया. अब जब 1 अगस्त को नई डेट आने वाली थी तो इंडिया बहुत ही सीरियसली कन्वर्सेशन कर रहा था. लगभग अमेरिका की सारी शर्तें मान चुका था. अब यूएसए की शर्तें थी कि भाई आप अपने टैरिफ कम कीजिए, हमारे मोटर बाइक के लिए मार्केट दीजिए, ऑटोमोबाइल के लिए ओपन करिए, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को परचेज करिए और हमारे यहां से हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स परचेज करिए. इंडिया ने लगभग सारी कंडीशन मान, हमसे डिफेंस परचेज करिए, ये भी इंडिया ने. तो सो फार द क्वेश्चन ऑफ जियो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, तो जो ट्रंप महोदय की जियो इकोनॉमिक डिमांड है, उस जियो इकोनॉमिक डिमांड पर बहुत हद तक इंडिया ने फुलफिल करने की कोशिश की. अड़चन का केवल एक बिंदु रहा कि ट्रंप महोदय ये चाहते कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को भी खोल दे. अब बताइए, अभी भी इंडिया का 50% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करता है. हालांकि 50% पॉपुलेशन आज भी डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर और डेयरी पर. ये कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक फेलियर है, ये हम मानते हैं और हम आगे आपको अपने लेक्चर में क्लियर भी करेंगे.
मैं इसके सारे एस्पेक्ट क्लियर करके आप पर डिसीजन छोड़ूंगा कि आप बताइए और आप अपना व्यू दीजिए कि इस पर आपका क्या विचार है कि कौन सा विकल्प इंडिया के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक सच्चाई है कि आज 50% लोग इसी एग्रीकल्चर और डेयरी पर डिपेंड करते हैं और स्वयं गवर्नमेंट का राजनीतिक भविष्य भी बहुत हद तक किसानों के लॉबी से डिसाइड होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी गवर्नमेंट खासकर वैसे देशों के लिए अपना एग्रीकल्चर का दरवाजा नहीं खोलेगा जो कंट्री खुद अपने किसानों को, अपने पेजेंट्स को, अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रहा हो, अपने किसानों को राज सहायता देते हैं। और जितनी बड़ी मात्रा यूरोपियन किसानों और अमेरिकन किसानों की सब्सिडीज की है, अगर उनके प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आ गए, हमारे किसान टिक नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इसी एक बिंदु पर मना किया। परिणाम हुआ कि 1 अगस्त से पहले उन्होंने घोषणा की कि इंडिया पर 25% टैरिफ स्लैब किया जाता है। The announcement has come in now from President Trump, posting on Truth Social and in all caps, I might add, for the benefit of our viewers who are tuning in. This is what has happened. President Trump has tweeted saying that India will have to pay a tariff of 25%, but that's not all. He's now talking about a penalty as well. Remember, there was no talk of a penalty. Now President Trump is talking about a penalty that will be imposed on India and China. उससे अतिरिक्त पेनाल्टी ली जाएगी। भाई पेनाल्टी किस बात की? तो हमारा सोवियत रशिया से जो ऑयल का परचेजेज हो रहा है उसका जुर्माना, हम ब्रिक्स प्लस के मेंबर्स हैं उसका हर्जाना, और हमने ईरान से अपना ट्रेड रिलेशनशिप बनाए रखा है उसका दंड। ये सब मिलकर हमारी कुछ पेनाल्टीज बनती है। पेनाल्टी की रकम वो कितने मन में सोच रहे हैं ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो इंडिया अपने आप को बड़ा सफोकेटेड फील कर रहा है, क्योंकि तत्काल तो हमारे सामने क्राइसिस है, एक रियलिटी। हम पहले क्राइसिस को समझे क्या क्राइसिस है। तो नॉर्मली कहीं आपको 30% डेटा मिलेगा जो थोड़ा इन्फ्लेटेड मुझे लगता है, लेकिन इन सम टोटल 18% हमारे एक्सपोर्ट का यूएसए जाता है। और अगर 18% जाता है तो इंपोर्ट हमारा नियरली 8% है। तो अगर हमारा तो लगभग 8% का अगर हमारा इंपोर्ट है यूएसए से, तो हम 10% सरप्लस में थे। ये 10% सरप्लस हमारे जीडीपी का कुछ अंश है, और टोटल $186 बिलियन यानी $186 बिलियन का ट्रेड हमारा है, और नियरली इसमें $46 बिलियन का हमारा सरप्लस है। इतनी रकम हम खो देंगे अमेरिका की इस ट्रेड वॉर के कारण। तो क्या हम इसके लिए तत्काल तैयार हैं? क्योंकि आज ही आप देखिए, आप जितना भी न्यूज़पेपर उठाएंगे, हमने बिजनेस स्टैंडर्ड देखा, हिंदुस्तान देखा, इंडियन एक्सप्रेस देखा, द हिंदू, मिंट, दैनिक जागरण, इन सारे न्यूज़पेपर्स में एक बात की चिंता व्यक्त की गई है, जो हमारे यहाँ के विशेषकर 2 सप्लायर जो कॉटन गुड्स के सप्लायर है उनमें पैनिक आ गई। कॉटन गुड्स हमारा इंडस्ट्रीज है दैट वाज गोइंग टू बी बैडली अफेक्टेड। कारण क्या है कि जो ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाई गई है उसमें भी पैरिटी नहीं है। हम लोग कुछ वैसे देशों में हैं जिनको बहुत ज्यादा हमें टैरिफ लग रहा। जैसे आप उदाहरण बताइए तो उनका जो टैरिफ का रेट है अमूमन 10% 41% के बीच वेरी कर रहा है, जिसमें हम हैं 25% के कैटेगरी। लेकिन जो बांग्लादेश है, जो कॉटन गुड्स में हमारा इमीडिएट राइवल है, उस पर 20% ही लगना है। तो अब इस वजह से क्या हुआ है कि हमारा कॉटन गुड्स मार्केट बेतरह इससे अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हम कॉटन गुड्स प्रोडक्ट्स के एक बहुत बड़े सप्लायर यूएसए के रहे।
और यूएसए हमारा अच्छा खासा कॉटन गुड्स को एब्जॉर्ब करता रहा है, नियरली 10 बिलियन। इसके अलावा यूएसए का एफडीआई भी, जो इंडिया में टोटल एफडीआई में लगभग 11% आता है। तो पैनिकी तो है कॉटन गुड्स प्रोड्यूसर्स में, खासकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, हालांकि उनका जो नेम है उसको डिस्क्लोज ना करने की उन्होंने जर्नलिस्ट को बात कही, इसलिए इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं उनका नाम मार्केट में आया नहीं कि किसने कौन सी चिंता व्यक्त की है। लेकिन इतना उन्होंने कहा कि इसमें बेतरह रिट्रेंचमेंट होगा वर्कर्स में, यानी छटनी होगी। तो छटनी वर्कर्स का होने का मतलब है कि इंडिया में तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का वैसे ही बहुत ज्यादा रेट है, और हमारा कम से कम 45 मिलियन लोग केवल कॉटन गुड्स में, मतलब एग्रीकल्चर के बाद अगर लार्जेस्ट इंप्लॉयर है तो कॉटन गुड्स इंडस्ट्री से। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी भी हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टेबल आइटम है, दैट वाज गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो वो बुरी तरह से प्रभावित होगा, तो उसका भी इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ना है। तो चैलेंज हमारे सामने, लेकिन अब सवाल उठता है कि विकल्प क्या। तो देखिए, हम इसमें आपको एक दो चीज बताना चाहें जो हमने इसको खुद सेंस किया है कि हम इंडियंस लोग, ये कभी फ्रेंच के बारे में कहा जाता था कि फ्रेंच लोग न कुछ पुराना भूलते हैं न कुछ नया सीखते। तो ये बात मुझे लगता है कि इंडियंस पर लागू होती है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बुर्बो के बारे में कहा जाता था कि बुर्बो रूलर्स न कुछ पुराना भूलते हैं न कुछ नया सीखते। हम इंडियंस के बारे में क्या है कि हम इंडियंस लोग सीखते हैं, लेकिन क्राइसिस के मोमेंट में सीखते हैं। जब हमें आजादी मिली तो पंडित नेहरू ने उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का रूट चुना, एग्रीकल्चर, जबकि उस समय हमारा लगभग 80% से अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर था। फिर भी उन्होंने किसे चुना? तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कहीं ना कहीं सोवियत रूस और जापान की नकल करना चाहते थे। एग्रीकल्चर को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता 1947 में मिली और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ। तो वहां से लेके 15 इयर्स का जो टाइम था, जब तक हमने 3 इकोनॉमिक प्लानिंग भी लाई, लेकिन हमारा जो एग्रेरियन सेक्टर है वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो सका स्वतंत्रता के 15 वर्षों के बाद। तो क्या हुआ? उससे परिणाम कि हम अपने बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे अमेरिका पर। पंडित नेहरू ने ही बात की थी अमेरिका के साथ, और हमने उसके साथ गेहूं का डील किया था। PL 480 के तहत अमेरिका हमें व्हीट का सप्लाई करता था, और हम खाद्यान्न के मामले, फूड ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। जब 1985 का हमने पाकिस्तान से वॉर लड़ा, और जब यूएसए ने हमें पनिशमेंट करने की कोशिश की, उसको कहते हैं सिप फॉर माउथ, जब उसने हमारा ग्रेन्स का सप्लाई रोका, तो उस क्राइसिस में तब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। और फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया, क्योंकि हमने पहली बार देखी कि यूएसए यह चाहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएसए का सपोर्ट करें, तभी हमें यूएसए से आर्थिक सहायता मिल सकती। ये तो हमारे लिए बड़ा ही सफोकेटिंग चीज थी। और इंडिया है वो कभी बहुत ट्रांजैक्शनल नहीं रहा। इंडिया का अपना, इंडिया एक दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस है। हम पुरानी सभ्यताओं में एक हैं। हमें अपनी विरासत पर गर्व है। हम किसी का पिछलग्गू देश नहीं हो सकते हैं, तो यूएसए का पिछलग्गू कैसे हो सकते थे? तो हमने हरित क्रांति के उस चैलेंज को, ग्रीन रेवोल्यूशन के चैलेंज को स्वीकार किया, और फिर हम खाद्यान्न के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गए। आज हम दुनिया में वन ऑफ द सप्लायर्स भी है खाद्यान्न के। तो ये हो गई उस समय बात। दूसरा क्राइसिस तब आया कि जब हमारा नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी में हमने अपने पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोटेक्टेड मार्केट बनाकर रखा।
हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई। तो इस कारण से ना तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियस हो सका, ना कॉस्ट कॉन्शियस हो सका। तो परिणाम क्या हुआ कि हमारा समय बीतता चला गया। हम फ्रीडम के 4 दशक गुजार दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछड़ा रह गया और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को नहीं पकड़ सके। हमारा निर्यात का जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी वो कम था और हमारे जीडीपी में। और इधर दूसरी तरफ हम बार बार आयात प्रतिस्थापन की बात तो कर रहे थे, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम आयात कम करेंगे। लेकिन आयात कम करना हमारे बस की चीज नहीं थी, क्योंकि ऑयल के मामले में हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे। तो चूंकि हम तेल के मामले में जब सेल्फ रिलायंट नहीं थे, इंदिरा गांधी थी, 5th फाइव-ईयर प्लान आया था, ऑयल क्राइसिस हुआ था, तेल संकट 1970 में 2 तेल संकट हुआ, उसके बाद 6th इकोनॉमिक प्लानिंग आई। तो हम इतना भुगतान संकट की समस्या से जूझने लगे। भुगतान संकट आप लोग इकोनॉमी में समझते हैं कि हम आयात बहुत ज्यादा कर रहे थे और निर्यात कम कर रहे थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे विपक्ष में जा रहा था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी, अब भुगतान की समस्या आ गई। अब आप समझिए कि अगर हमें आमदनी कम होगी और खर्च ज्यादा करेंगे तो फिर ये समस्या तो आएगी कि हम भुगतान कैसे करेंगे। तो ये भुगतान संकट हमारे सामने और इंदिरा गांधी की सरकार के सामने आया, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। राजीव गांधी भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में 1991 में जब 2 वीक का हमारे पास इंपोर्ट करने के फॉरेन रिजर्व जब बच गए थे, तो उस क्राइसिस के मोमेंट में नरसिम्हा राव ने मजबूरी में अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सहायता से उन्होंने मार्केट खोला था। हम याद है कि जिस समय हमारा मार्केट उस क्राइसिस में खुला था, तो उस समय हमारे जो कैपिटलिस्ट थे वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि पता नहीं जब मार्केट खोलेंगे और दुनिया से हमारी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो आज तक फ्री मार्केट में कंपटीशन करने की उनको आदत नहीं थी, तो पता नहीं हमारी इकोनॉमी का बंटा धार न हो जाए। जहां तक पब्लिक सेक्टर की बात है, तो पब्लिक सेक्टर तो उस रेस में जा भी नहीं सकती थी, गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हीं से उम्मीद थी। लेकिन चलिए, हमारा प्राइवेट सेक्टर स्वतंत्रता के बाद अपने प्रयास से, पब्लिक सेक्टर की तो बुरी स्थिति हो गई थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक अपने पांव पर खड़ा था और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने अपने आप को बनाए रखा था। तो याद है हमें, जब मार्केट खुला तो न्यू जनरेशन ऑफ कैपिटलिस्ट आए थे। एक तरफ रतन टाटा उसी समय चेयरमैन बने थे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की परिसंपत्तियां उन्होंने कई गुना बढ़ा ली। दुनिया के सबसे बड़े आयरन स्टील कंपनी कोरस को उन्होंने टेक ओवर किया, जगुआर लाया इंडिया में, बहुत सारे अचीवमेंट किए। लक्ष्मी मित्तल, आनंद महिंद्रा, हमारी महिंद्रा ऑटोमोबाइल है, वो पूरी दुनिया में रन करने लगी, अफ्रीकी कंट्री में भी वो घूमने लगी। और उसी तरह धीरू भाई अंबानी। तो ये सब जो न्यू जनरेशन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को काफी आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया। तो हम उस क्राइसिस में संभले। उसके बाद अचानक से इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। हालांकि आज चाइना से तुलना करते हैं तो भले ही हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन अगर बाकी साउथ एशिया के बाकी देशों से हम तुलना करें तो हम बहुत आगे निकल गए। कारण क्या था कि हमने अपने आप को खोला। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस फिर एक बार आ गई है, जब टैरिफ वॉर छिड़ा है। तो अब देखिए, इसमें समस्या है कि हमारे सामने क्या समस्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। समस्या है टैरिफ वॉर का, टैरिफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू एक्सपोर्ट। जैसे हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो धराशायी हो रहा है। अब ये लग रहा है कि भाई हमारा इसका एक बड़ा सा इंपैक्ट ना पड़ जाए, तो हमारे सामने विकल्प है। क्या विकल्प है? तो हमारी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि सिर मुराती ही ओले पड़े। हमें याद है कि
कि अधिक नहीं, हम 1-2 वर्षों से ये नारा देते आ रहे हैं, विकसित भारत 2047। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में गाइड कर रहा था, करंट के क्लास में, तो मैंने एक स्टेटमेंट, मुझे अचानक जॉन मेनार्ड केन्स का एक स्टेटमेंट याद है। जॉन मेनार्ड केन्स ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, जब उसने कुछ रिफॉर्म्स की बात की थी, वो एक अलग कहानी है, अब मैं उसमें नहीं उलझना चाहता। जब उसने कहा कि ऐसे करिए, इस तरह से करिए, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, डिमांड मैनेजमेंट करना चाहिए, तो कुछ जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि भाई आप जो कह रहे हो उसमें तो फ्यूचर में और इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जो अभी वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के भी फाउंडर में वो रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। हम फ्यूचर में सभी मरे हुए। तो हमें याद है कि जब 2047 में हमने विकसित भारत का लक्ष्य जब घोषित किया, वी हैव डिसाइडेड दैट कि दुनिया, हम 2047 में $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। लेकिन जिस समय हमने $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो ये स्वप्न देखा, तो ये फ्यूचर की बात है, 2047 बहुत दूर है। और 1-2 साल के बाद ही कुछ ऐसे आसार दिखने लगे जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बताइए, नेबरहुड में आप देखिए तो नेबरहुड में क्राइसिस आई। म्यांमार पहले मिलिट्री जुंटा है, खैर उससे तो हमको लेना देना नहीं था खास। बांग्लादेश एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर था, और हमारा पूरी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश का एक इतना बड़ा रोल है। म्यांमार में वैसे मिलिट्री जुंटा आ चुका, तो हम उम्मीद कर रहे थे बांग्लादेश के रास्ते ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुल रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश अब दोस्त ना रहा, अब वो बात आ गई, और वहां पर एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट आ गई। क्या, चलिए श्रीलंका का भी नजरिया ठीक है हमारे प्रति, मालदीव्स के साथ भी हमने संबंध सुधार लिए, नेपाल भी कुल मिलाकर हमारे साथ ठीक है, हालांकि केपी ओली हमारे बहुत क्रिटिक रहे हैं, लेकिन वो कोई अभी की सिचुएशन ठीक है, और भूटान हमारे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। पाकिस्तान पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में एक नया प्रॉब्लम दिया, क्योंकि हम एक नए आर्म रेस में फिर पड़ गए अपने आप को। तो हमारा एक अच्छा खासा अभी एक्सपेंडिचर हमारा डिफेंस बजट में जा रहा है, वो हमारे सामने एक अलग चैलेंज है। वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंसेस है, इस कारण से हमारा जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन जो कॉरिडोर है, उसका काम ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और हमारा जो ऑयल का सोर्स वेस्ट एशिया है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। पहले आप देखिए गाजा, फिर सीरिया, सो डिस्टर्बेंसेस आर गोइंग ऑन। ईरान, तो उधर हमारे सामने चैलेंज है, चलिए उसको भी झेल रहे थे। तो अब इसमें एक डोनाल्ड ट्रंप महोदय आ जाएंगे एक नए प्रेसिडेंट के रूप में, ये तो हमारे कैलकुलेशन में कहीं नहीं था। अब विकसित भारत में हमें बनना है $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, और परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल दिख रही हैं, तो हमारे सामने अब विकल्प क्या क्या खुला हुआ है उस पर विचार करें। $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे सामने क्या क्या विकल्प खुला हुआ है, हम लोग थोड़ा विकल्प को तलाशें। तो पहला विकल्प है continuation of talks, continuation of talks with USA। इस विकल्प को हमें नहीं छोड़ना है। जैसे श्री कृष्ण महाभारत में कह गए हैं कि जब तक शांति का सारा रास्ता ना बंद हो जाए तब तक युद्ध विकल्प नहीं।
आज भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो भारत सरकार का यही एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट आया है कि हमें पहले भी अमेरिका से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन हम लोगों ने मिलजुल के उस प्रॉब्लम का समाधान लाया है। एक है कि हम यूएसए से अपनी वार्ता को जारी रखें। इंडिया ने कुछ साइन भी दिखाए हैं। वो साइन ये है कि अभी हमारे जो कुछ कंपनीज है वह रूसी गणतंत्र यानी रूस से उन्होंने फिलहाल ऑयल लेना बंद किया है। Impact is already showing. Indian state refiners have hit pause on Russian oil. They are not buying it anymore. Their purchases of Russian oil have dropped to zero. 4 of India's biggest state refiners have not placed new orders, and this includes Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, and Mangalore Refinery and Petrochemical. हालांकि आपको बड़ा कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आएगी, क्योंकि मीडिया भी मुझे लगता है कि कई बार जो मीडिया की रिपोर्ट में भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि आप कई चैनल पर देखे होंगे कि इंडिया ने जो डील है अमेरिका से तोड़ा, ऐसा भी स्टेटमेंट आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से तो ऐसा कहीं नहीं लगता है। दूसरा, आप यह भी देखेंगे कि कहीं कहीं है कि अभी भी इंडिया रूस से ऑयल मंगा रहा और उसने अपना एज इट इज अपना जो हाइड्रोकार्बन है उसका प्रोक्योरमेंट कर रहा है। लेकिन आपको एक दूसरी जगह ये मिलेगी कि नहीं, अभी जो हमारे जितने भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है उन्होंने तत्काल रूस से ऑयल को मंगाना बंद कर दिया। तो अगर चलिए इससे यूएसए खुश होगा, ट्रम्प का यही इच्छा है कि हम, लेकिन मुद्दा यह है, देखिए मैं स्टूडेंट्स, आज भी हमने श्याम शरण की एक आर्टिकल पढ़ी, उन्होंने कहा कि मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है, ये मुद्दा जियो इकोनॉमिक्स का नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का है। ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो हर चीज ट्रांजैक्शन में करता है और गोल पोस्ट को सीधा बदल देता है। तो उसके हम कुछ इच्छाएं पूरी करेंगे, उसकी इच्छाएं भी अनंत है और हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यूएसए 98 से इंडिया का संबंध सुधर रहा है। 2008 में जब न्यूक्लियर ट्रीटी हुई तो गोल्डन डेज था दोनों के रिलेशनशिप का। और तो और छोड़िए, उससे हम ट्रम्प के फर्स्ट दौरे में हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, जैसे लगा कि दो दिल मिल रहे हैं। अभी भी जब मोदी जी गए थे यूएसए के विजिट पर तो उसने कहा था कि आई मिस यू। तो उनकी बातों और उसका जो व्यवहार है वो जिस तरीके से बदलता है, पाकिस्तान पर मात्र 19% चुंगी, इंडिया पर 25% चुंगी। पाकिस्तान के साथ उसने ऑयल एक्सप्लोरेशन का एक ट्रीटी किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज उनका नाम प्रस्तावित किया है। इंडिया एक पिछलग्गू देश नहीं हो सकता। तो यूएसए के लिए क्या हम अपने जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट को छोड़ दें? क्या हम ब्रिक्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कमजोर कर लें? क्या हम ईरान के साथ संबंध तोड़ लें? तो मुद्दा यह है कि क्या हम यूएसए से जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे पर, जियो पॉलिटिक्स को सैक्रिफाइस करके हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन, जियो पॉलिटिक्स का सॉल्यूशन पर सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले चलिए जियो इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हैं कि अभी हमारे सामने और क्या क्या विकल्प हो सकता है। एक कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक्स विथ यूएसए, ये तो अपना है, लेकिन दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट मतलब निर्यात बाजार में विविधता लाना, निर्यात बाजार में विविधता लाना। अब देखिए हम निर्यात बाजार में विविधता कैसे लाएं? तो एफटीए, अभी हमने यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ एफटीए पर साइन किया है। ज्यादा से ज्यादा देशों से हम एफटीए साइन करें। ईयू से हमारी वार्ता चल रही, हमने ब्रिटेन के साथ साइन किया और 99% इंडियन प्रोडक्ट को यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री बना दिया। तो हमारा एक अच्छा खासा निर्यात उधर होगा। हमने 2025 का डेडलाइन रखा है कि भाई
निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम इस साल के अंत तक साइन कर लेंगे। इस साल का अंत भी बहुत ज्यादा लग रहा है। हमें लगता है कि हमें प्रतीक्षा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें उसके साथ सौदा एक प्रॉपर बार्गेनिंग करके डन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके अलावा हमारा न्यूजीलैंड से वार्ता चल रहा है, हमारा ओमान से वार्ता चल रहा है, हमारा कतर से वार्ता चल रहा है। वी हैव टू साइन द FTA विथ टू मेनी कंट्रीज, ताकि हमारा निर्यात बाजार डाइवर्सिफाई हो। अब तक हमने क्या गलती की थी कि सारे एग्स को हमने एक ही बास्केट में रखा था। अमेरिका पर हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। सप्लाई लाइन के लिए हम यूएसए पर बहुत हद तक डिपेंड करते थे, और यूएसए भी है। ऐसा नहीं कि यूएसए को प्रॉब्लम नहीं होगा। यूएसए का इंडिया से इंपोर्ट में कटौती करने से यूएसए में प्रोडक्ट्स काफी महंगा होने जा, वहां पर एक शर्ट की कीमत $100 बढ़ने जा रही। तो $100 का शर्ट होगा तो कम से कम $140 में वहां जरूर मिले। और ये काम इंडिया के साथ रिलेशन, इस टैरिफ अगर प्रॉब्लम रहा तो ये प्रॉब्लम यूएसए के कंज्यूमर्स को झेलना पड़ेगा। लेकिन वो यूएसए का प्रॉब्लम है, वो तो उसका चयन है, इसमें हम क्या कर सकते। अगर उस तरह का हो तो वहां के लोग वहां के गवर्नमेंट को ब्लेम करें। तो ये FTA हमारे सामने एक विकल्प ये। दूसरा विकल्प हमारे सामने है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेक्टर प्रमोशन, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रमोशन करें, मतलब कि विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। तो विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन कैसे दें, मुद्दा यह है। तो विनिर्माण क्षेत्र को हम प्रोत्साहन दें, इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उपाय हमारे पास जो एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, मोबाइल फोन के फील्ड में 2020 में जो हमने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसमें यह होता है कि हम उस कंपनी को विशेष छूट देते हैं। तो हम उस कंपनी को विशेष छूट देते हैं कि भाई उनको इंसेंटिव देते हैं ताकि वो कंपनी मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करे। तो PLI स्कीम के तहत हमने पिछले 5 ईयर्स से दिया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मोबाइल फोन है उसमें एक लीडिंग कंट्री बन चुके हैं। तो यही सुविधा अब 5 ईयर्स के बाद वो वहां पर उसमें सुविधा समाप्त हो गई है, तो उसको फिर दोबारा हम बढ़ा दें। और इसके अलावा हमारे पास अदर सेक्टर्स है, जैसे कॉटन गुड्स है, लेदर है, फुटवियर है। तो इन सबको भी हम PLI स्कीम के तहत लाकर ज्यादा से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए जो अमेरिकी इंपोर्ट की कटौती के कारण जो क्षति होगी, उसकी हम अधिकांश की पूर्ति तो FTA से कर लेंगे साइन करके, और कुछ की पूर्ति हम विनिर्माण क्षेत्र से कर लेंगे। और इसके अलावा एक विकल्प हमारे सामने और हो सकता है कि हम होम मार्केट को, अपना जो घरेलू बाजार है, in order to boost home market, in order to boost home market, to provide subsidy to our people, मतलब कि हम अपने घरेलू बाजार के विस्तार करने के लिए अपने लोगों को घरेलू बाजार के विस्तार के लिए सब्सिडी, घरेलू बाजार के विस्तार के लिए
सब्सिडी, ये एक अच्छा हमारे सामने विकल्प हो सकता है कि हम ऐसा करें कि हम घरेलू बाजार के विस्तार के लिए सब्सिडी सिस्टम को जारी करें। अब कहोगे भाई ये तो बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, हम कैसे खर्च बढ़ाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वैसे ही मैं बताऊं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सर का दर्द और पैर का दर्द है, और हमें यह चुनना होता है कि हम किस दर्द को अभी तरजीह दें। तो अभी चलिए हम सर के दर्द को ज्यादा तरजीह दें और पैर के दर्द को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा होम मार्केट में अगर डिमांड क्रिएट हुआ तो कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होने से बच जाएगा। इससे क्या होगा, कंजम्पशन कम नहीं होगा तो प्रोडक्शन हमारा जारी रहे। और अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना और प्रोडक्शन। तो अगर ये सारे उपाय हमने लगा दिए। आज श्याम सरन ने एक और भी बात कही थी, मैंने भी उस बात को नोटिस किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उनकी बातों को और भी मैंने संज्ञान में लिया है। वो बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल उन्होंने दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको थोड़ा हम ढीला कर रहे थे, यानी उसे मैंने ब्रेक करने की बात सोच रहे थे, क्योंकि हमें डर यह था कि कहीं चाइना उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के माध्यम से अपना प्रोडक्ट अब इंडिया में डंप करेगा, क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रीटी है। उस ट्रीटी का फायदा उठाकर जो कम, क्योंकि हम तो चाइना के गुड्स पर बहुत ज्यादा चुंगी लगाएंगे, उन देशों के गुड्स पर तो हम चुंगी कम लगाएंगे, क्योंकि हमारे उनसे ट्रीटी हुई पड़ी है। तो उसका फायदा उठाकर चाइना अपना प्रोडक्ट वहां भेजेगा और वहां चाइनीज प्रोडक्ट वहां से हमके कम कीमत पर हमारे यहाँ आ जाए। और अगर आ गया, अगर उनका अगर चीप प्रोडक्ट चाइना का आ गया हमारे मार्केट में, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा। इस सोच के तहत हम उन देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मतलब ढीला करने की बात सोच रहे थे। लेकिन इसमें श्याम सरन ने सजेशन दिया कि नहीं, ऐसा हम ना करें, ये गलती ना करें, बल्कि एक संस्था है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं CPEC, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। मतलब एक संस्था है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। उसमें तो देखो ना यूएसए ना चाइना है, उसमें अपने लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। और साउथ ईस्ट एशियन देश हमारी तरफ देख रहे हैं चाइना के राइवल के रूप में, वो चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में हमें देख रहे हैं कि हम उन्हें जियो पॉलिटिक्स में भी सहायता कर सकते हैं और जियो इकोनॉमिक्स में भी सहायता कर सकते हैं। और अभी यूएसए से वो भी नाराज चल रहे हैं। यूएसए का तो सॉफ्ट पावर बुरी तरह विद का पड़ा है। क्वाड भी अब आप देख रहे हैं, इसका तो क्वाड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आप दोस्त रहें और आधा दुश्मन बन जाए। आप एक तरफ से पाकिस्तान को फेवर कर रहे हो, हमारे ऊपर चुंगी लगा रहे हो, हमारे इंपोर्ट को कट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद करोगे कि हम एशिया पैसिफिक में, जिसको आप इंडो पैसिफिक का बार बार बोल के मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे हो, हम क्वाड में आपके साथ जाए, ये दोहरापन नहीं चल सकता। तो इससे तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होगा अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन देखिए अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी 2 अगस्त आ जाए, उसके बाद हो सकता है कि कल ही कोई ऐसा न्यूज आ जाए जो आज मैं कह रहा हूं उससे कुछ इतर कुछ बातें घटित हो जाए, 2 दिनों के बाद हो जाए, तो चीजें तो पलट सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये उन्होंने कहा कि इस संस्था से हमको जुड़ जाना चाहिए और हमको साउथ ईस्ट एशिया में और फैलने की कोशिश करनी चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया से सिकुड़ने का प्रयास नहीं, श्रिंक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो श्याम सरन का ये सजेशन मुझे भी बड़ा प्रैक्टिकल लगा, तो ये ऑल्टरनेटिव है। अब देखो माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हम अब लास्ट में यह डील करना चाहेंगे कि अभी अभी हमने जो पहला ऑल्टरनेटिव आपको कहा है, जस्ट 1 मिनट, ये जो पहला ऑल्टरनेटिव जो कहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक्स विथ यूएसए, तो ये यूएसए हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको वो जियो
इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है। दिस इज इन वन सेंस यू कैन से कि दिस इज जियो पॉलिटिकल चैलेंज। मतलब वो जियो पॉलिटिकल इस सेंस में है कि वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम रशिया से संबंध तोड़ लें, उसे ऑयल खरीदना बंद कर दे, ब्रिक्स प्लस से हम अपना संबंध मतलब सुस्त कर लें, ढीला कर लें, और हम ईरान के साथ रिलेशनशिप तोड़ें। तो ये तो इंडिया ये शर्त तो कभी नहीं माना, न कोल्ड वॉर के टाइम में माना, न अभी मान सकता है। तो इंडिया से तो अपेक्षा उसको करनी भी नहीं चाहिए। तो इंडिया के पास क्या विकल्प है? इंडिया अपना ऑल्टरनेटिव चैनल खोले। याद करिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय जब हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट का ध्वज खड़ा किया था। उनका बहुत ही एम्बिशियस प्लान था, और अगर चाइना ने उनके उस कैलकुलेशन को नहीं बिगाड़ दिया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन चाइना ने उनके कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया, जो अचानक से इन्वाइट करके इंडिया। नहीं तो जो नेहरू का प्लान था कि इंडिया चाइना के फ्रेंडशिप होगा, एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में शामिल होंगे, हम दोनों सुपर पावर को अपने इस महाद्वीप से अलग रखेंगे। तो ये इतना बड़ा एम्बिशन तो नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि G20 से, जिसको हमने G21 भी बनाया है, तो G20 से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको और एक्टिवेट करें। ग्लोबल साउथ से हमारा रिलेशनशिप ग्लोबल साउथ से उतना ही एक्टिवेटेड हो। और अब अभी बात चल रही है कि नॉन अलाइनमेंट को, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट जो डेड हो गया है, उसको हम पुनर्जीवित करें। यह भी एक बाजार में ये बात आ रही है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। एक विचार तो मैंने दबी जवान से यह भी सुना कि हम चीन के साथ संबंध सुधारे अमेरिका के ऑल्टरनेटिव के रूप में, लेकिन यह बहुत डाइजेस्ट करने वाली बात इसलिए नहीं है कि चीन भी कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। वो अभी किस करवट कब बैठेगा, बेपेंद कर लूटा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उसके बारे में भी कुछ फोरकास्ट करना मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई कि अबाउट चाइना आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतने सारे विकल्प हो सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स, हम आपको यह कहना चाहेंगे कि हमने जो विकल्पों के बारे में बताया, हमने जो इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अब हमारे आपके भी थोड़ा कन्वर्सेशन भी होना चाहिए कि जो मुद्दा आप रखेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको उस मुद्दे का जवाब भी मिले, और इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में मिले। उसमें अगर 2-4 इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होंगे तो उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश अपने अगले लेक्चर में करूंगा। तो मैं स्टूडेंट्स आज मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूं, और फिर आगे देखता हूं मैं कोई दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।